साहब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप आपका परिचय दीजिए। मैं अरुण केदार जय विदर्भ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का पूर्व का अध्यक्ष हूं। सर आप। मैं सुनील चोखारे मैं मेरा विदर्भ विचार मंच चलाता हूं और काफ़ी सामाजिक आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। सर आप। मेरा नाम योगेश ठाकरे है। मैं विदर्भ आंदोलन में सर के साथ, चोखारे साहब के साथ और केदार साहब के साथ जुड़ा हूँ। आज आप इस स्टूडियो में आए हैं तो जैसे कि देखा जा रहा है कि आप लोग महाराष्ट्र में काफ़ी सक्रिय है, तो मैं आप तीनों से जानना चाहता हूँ आप लोग महाराष्ट्र में किस प्रकार के आंदोलनों को डायरेक्शन देते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में भी 2014 में विरोधी पक्ष आ गया, कांग्रेस की सरकार चली गई। और हम देश की राजनीति से कोई भी चीज़ समझते हैं और समझना चाहेंगे, क्योंकि देश में कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसका असर हर राज्य पे होता है, हर छोटे गांव पे, कस्बे पे होता है। हम जो आंदोलन विदर्भ की बात करेंगे, क्योंकि हम विदर्भ के आंदोलन से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए, हमारे नेता भी उससे जुड़े हुए थे, हमारे पिताजी भी उससे जुड़े हुए थे, तो इसलिए हम विदर्भ के आंदोलन में, और किसानों की यहाँ आत्महत्या है, तो हम बोलना चाहेंगे कि मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जो भी वादे उन्होंने किए उसमें से कोई भी वादे मुझे उन्होंने पूरे करते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि सरकार उनकी बार बार बन रही है। इस बार भी महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी है। हम आपसे जब बात किए, मिले, आपका यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम समय पे आए और आपने हमको यहाँ बोलने का मौका दिया, तो नावेद भाई आपका मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमको यहाँ टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल के आपके माध्यम से हमारे विचार कहीं न कहीं पहुँचेंगे। तो जो महाराष्ट्र की समस्या है या विदर्भ की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि आपको विदर्भ के आंदोलन में जुड़े होने से हमको जो मालूमात है कि हमारे यहाँ 11 खासदार थे पहले, अब 10 हो गए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा कम हो गया और 66 एमएलए थे, उसमें से 62 रह गए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से लोग पलायन करके गए, नौकरी के कारण बोलो या और भी कोई कारण होगा, तो 40 लाख लोग यहाँ से बाहर चले गए। आपको याद होगा कि बाल ठाकरे एक समय पे महाराष्ट्र में बात करते थे कि बिहार और यूपी से लोग महाराष्ट्र में आते हैं, और वो उसका विरोध करते थे। अब हम बात पूछ रहे, बाल ठाकरे को भी पूछेंगे, उनके बच्चे हैं उनको भी पूछेंगे, देवेंद्र फडणवीस को भी पूछेंगे, मोदी को भी पूछेंगे कि हमारी विदर्भ की मांग जो चल रही है उसमें हम क्या गलत मांग है हमारी, क्योंकि हमारे सीट कम हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम रोज़गार देने से असफल है, रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ किसानों की, आज ही मैं पढ़ रहा था पेपर में कि अमरावती जोन में करीब 1900 आत्महत्याएँ हुई है ये साल में, यानी रोज़ करीब करीब 6 आत्महत्या किसानों। तो कोई भी दृष्टि से इसको देखा जाए तो ये अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन की बात मोदी ने नहीं करना चाहिए, वो गलत दिन आ गए हैं। और वो जो आत्महत्या 1987 में चालू हुई, जो करपे के कारण चालू हुई, करपे का पहली बार आत्महत्या हुई 1987 में, उसके पहले भी हुई है, लेकिन वो नोटेड, यानी समाज में सब जगह मालूम हो गया कि
तो किसानों की अगर हम परवाह नहीं कर रहे सरकार, और हम बोल रहे कि हम तो कृषि देश है, कृषि उत्पन्न करने वाला देश है, तो हम मानते नहीं कि मोदी और शाह इनकी सरकार न्याय कर रही है किसानों के साथ। आप नहीं मानते कि मोदी न्याय कर रहा है, पर मोदी जी तो मानते हैं कि वो देश में डंका बजा गए, विदेशों में डंका बजा गए। और वही देखा जाए तो उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार आने वाली है और केजरीवाल की जाने वाली है। उन्होंने बात तो अपने हिसाब से उनकी सही है, और कोई भी बाप या बेटा या खुद की तारीफ करना कोई छोड़ता नहीं। मेरा बेटा अगर बदमाश भी है तो मैं बोलूँगा नहीं, मेरा बेटा तो अच्छा है। तो मोदी साहब अपनी सरकार की तारीफ तो करेंगे, क्योंकि देखिए 240 सीट हो गई है अभी ये इलेक्शन में, 50 सीट कम हुई है मोदी सरकार की, और राहुल गांधी की कांग्रेस की सीट 50 बढ़ गई है। तो इसका मतलब मोदी के साथ पूरी जनता आज नहीं है, और वो अपनी तारीफ करने से परिस्थितियां नहीं बदल जाती। परिस्थितियां तो वही है जो पहले थी। आज रोज़गार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं जो क्षेत्र में काम कर रहा हूं, वहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, बाहर जा रहे हैं। आप पार्टी दिल्ली में, आपने मुझे पूछा कि आप पार्टी नहीं आ रही है, बीजेपी की सरकार लौट रही है, लेकिन मैं भी दिल्ली से थोड़ा सा बातचीत चालू रहती है मेरी, तो मुझे ये पता चला कि ज़मीन लेवल पे आप पार्टी का काम अच्छा है। और वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देने से बीजेपी की सरकार में जो फाइट होगी अभी, वो केजरीवाल मुख्यमंत्री और मोदी प्रधानमंत्री, ये फाइट हो रही है। तो केजरीवाल को आपने एक लेवल ऊपर कर दिया, सीएम से पीएम बनाने के कैंडिडेट बन गए, वो अब रियली बन गए अब। और राहुल गांधी इधर आ गए। राहुल गांधी की जब 100 सीटें आ गई, तो जो झगड़ा चल रहा था कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव ये बोल रहे थे कि हम भी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है, वो झगड़ा राहुल गांधी ने ख़त्म कर दिया। कांग्रेस की सीट 100 आने से वो झगड़ा कम हो गया, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस का एक अच्छा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है, ऐसा हमारी सोच है। क्योंकि हम लोग तो वो प्रयास में अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं। पर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी पे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिसमें अति गंभीर अपराध दर्ज है, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जहाँ बोली थी कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, वहाँ पे उन्होंने अति गंभीर अपराधियों को भी टिकट दे दिया। तो ऐसे में जनता आम आदमी पार्टी पे कैसे भरोसा रखेंगी? ऐसे में तो वो कांग्रेस या बीजेपी की तरफ ही जाएंगी ना। तो इस पर आपका क्या कहना है? केजरीवाल जी जो संघर्ष से मुख्यमंत्री बने, वो संघर्ष अगर देखा गया तो उनके संघर्ष में जो कांग्रेस और भाजपा ये दोनों आगे चल रहे थे, वो उस संघर्ष के कारण पीछे आए। उन्होंने जो काला धन वगैरह लाने का वादा किया था, अन्ना हजारे साहब के साथ उन्होंने कई आंदोलन किए, बहुत से आंदोलनों में मैं था, और उनका जो प्रयास चालू थे वो कोई नेता बनने के नहीं थे। उन्होंने तो पहले सवाल किया था उस ज़माने के कांग्रेस गवर्नमेंट से कि अगर आप काला धन लाते हो, रोजगार देते हो और एजुकेशन की सुविधा देते हो, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उन्होंने उस वक्त कहा था। पर इन्होंने वो ऐसा यानी बिना सुने किया कि उन्होंने सुना ही नहीं। उनको लगा ये चिल्लर आदमी है, क्या करेगा। एक सरकारी नौकरी से आए हुए एक अफसर थे वो, तो उनको लगा ये क्या करेगा। लेकिन उन्होंने जो करिश्मा बताया दिल्ली में, वो करिश्मे से में वो पहले नंबर के नेता करके उभर आए। वहाँ पे कांग्रेस की भी सत्ता थी, वहाँ पे भाजपा की भी सत्ता थी, भाजपा के खासदार थे, कांग्रेस के कारपोरेशन थी, और उसमें इन्होंने जो आमदार अपने चुना के लाए और सत्ता हासिल की, तो जनता को भी विश्वास आया कि ये कुछ कर सकेंगे। अब वहाँ पर देखिए आप,
वहाँ के स्कूल सुधर गए, वहाँ पे कॉलेज सुधरे, महिलाओं को फ्री में प्रवास करने को मिलता है, बहुत से ऐसे कारनामे किए उन्होंने वहाँ। अब उसके लिए लगता पैसा, तो पैसा कलेक्ट करने की भी वो एक योजना बना ही रहे थे, तो उसका विरोध करके अब ये तो वसूल करती चाहे भाजपा सरकार, अब ये भी तो दारू वाले दुकानों से पैसा लेते हैं, टैक्स लेते हैं, उसके बाद जीएसटी लगाते हैं, इस प्रकार का ही लेते, तो वो भी अपना एक योजना बना रहे थे। उस योजना का विरोध करके उनको जेल में डालने के बाद उसकी जो हानि किया इन लोगों ने, मुझे सत्ताधारियों ने, वो गलत की है। और ये चुनाव में मैं आपको दावे के साथ कहता कि आम आदमी पार्टी वहाँ पे सत्ता पे आएगी और वो वहाँ मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के बनेंगे, और वहाँ का जो रेंज है दिल्ली का वो पूरे भारतवर्ष में जाएगा। पर सवाल अभी भी वही ऐसा है कि उन पे इतने सारे आरोप लग चुके हैं, तो उसके बाद भी जनता क्यों उन पे विश्वास रखेंगे? अमित शाह के ऊपर तो तड़ीपार की केसेस से जनता रख रही ना विश्वास, ये उनकी क्वालिटी रहती है नेताओं की। अब वो गलत काम किसके लिए किया? जनता के लिए किया होगा तो वाल्या का वाल्मीकि बनेगा, जनता के लिए किया होगा तो, खुद के लिए किया होगा तो उसने भोगना है। तो ये तो सब तड़ी पार वाले, ये सब ये जब आगे जा सकते तो उतने तो रेंज पर वो कभी गए नहीं। भले ही उनको डोमिनेट करने का एक उद्देश्य रहता है कि ये उभरता हुआ अगर आदमी, इसको वही दबाया नहीं गया तो उनकी भी लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी की, उनको हानि पहुंची रहती, इसलिए उन्होंने वो कदम उठाया कि इनको डोमिनेट करो। लेकिन उससे मेरा ख्याल है कि उससे वो डोमिनेट नहीं हुए और उठाओ। अब तीसरी बार वो अभी मुख्यमंत्री, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे। ये कौन से कोई स्टेट में कोई पार्टी के 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बने, भले वो स्टेप बाय स्टेप बने, लेकिन लगातार कोई पार्टी का नहीं बने। मुझे उन्होंने अपनी क्वालिटी बताई है कि हमारी क्वालिटी, हमारा दर्जा ये, उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षण जो गवर्नमेंट के स्कूलें कॉलेज थी वो सब सुधारी, वहाँ पर टैक्सेशन कम है, वहाँ टैक्सेशन कम रहता, वहाँ पे सारी सुविधा वो दे रहे, युवकों को काम दे रहे। और मेन चीज़ मुझे क्या है कि जो युवक तैयार कर रहे हैं वो देश प्रेमी कर रहे हैं, वो देशद्रोही नहीं कर रहे। तो हमारा जो सवाल है वो, अगर दिल्ली की राजनीति देखी जाए तो ही हम विचार करेंगे, लेकिन हम तो हमारे स्टेट की राजनीति करते। हमारे महाराष्ट्र स्टेट में जो राज चल रहा है उसमें हमको सेपरेट राज्य की एक डिमांड है, वो डिमांड पे हम डिमांड मांग रहे। हमारे सेपरेट राज्य के इसमें भी ताल कटोरा स्टेडियम पे केजरीवाल साहब आए थे और उन्होंने समर्थन दिया था छोटे राज्यों के लिए, उन्होंने समर्थन दिया था, हमारी रहने की व्यवस्था की थी, और वहाँ से हमारा जो मेमोरेंडम है वो पीएम तक पहुँचा था। इसलिए वो सिलसिला देखते हुए हम जय विदर्भ पार्टी की ओर से, मैं राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ जय विदर्भ का, की ओर से और आंदोलन समिति की ओर से हम उनको जाहिर इस आपके माध्यम से, नवेदीन साहब ने जो हमारा इंटरव्यू लिया, इनके माध्यम से हम उनको समर्थन जाहिर करते हैं। सर ये तो बात रही दिल्ली की, अभी बात करते पर महाराष्ट्र में भी एनएमसी का चुनाव होने वाला है, नगर पालिका का चुनाव, तो उसमें आप लोग की पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है? ये एनएमसी का चुनाव बोलो, जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव बोलो, ये चुनाव का बेस होता है, वहाँ से एक कैडर तैयार होता है, एक कैडर तैयार होता है कि, और तो अपनी जो डिमांड है अलग विदर्भ राज लेने की, वो डिमांड पब्लिक तक अपने कार्यकर्ते जो खड़े रहते चुनाव में वो डिमांड को पहुंचाते। भले वोट कितने मिले, क्या मिले, हार गया वो कि जीत गया, इसका सवाल नहीं रहता। सवाल ये रहता है कि हम सेपरेट विदर्भ क्यों मांग रहे, उससे क्या फ़ायदे हैं, महाराष्ट्र में रह के क्या तोटे हैं, सेपरेट विदर्भ होने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा रहता और वो जनता तक पहुंचाते हैं। और ये बेस होने के कारण ये चुनाव पहले आना था, लेकिन उल्टा हुआ इस साल,
पहले एमपी के आए, बाद में आमदार की किया और अभी कॉरपोरेशन के आने वाले। ये तो ढकेल रहे हैं चुनाव को, तारीख ढकेल रहे हैं, लेकिन अभी लेंगे क्योंकि इनको लगता है कि अपन विधानसभा में आए तो इसमें भी आएगी। तो हमारी एक इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जिन भाइयों को विदर्भ होना होगा, अलग विदर्भ होना होगा, तो विदर्भ के नाम से जो भी हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनको इन्होंने मदद करना चाहिए। ये उम्मीदवार चुन के लाने का सवाल नहीं है, तो अपनी जो मातृभूमि है विदर्भ की, इसको आज़ाद करने की बात है। जैसे इस राज्य में 4 राज्य हुए और वो प्रोग्रेस भी कर रहे, तो वो उनका प्रोग्रेस देखते हुए ऐसा लगता कि जनता ने अब विदर्भ के नाम से जो भी लड़ेगा, जो विदर्भ की बात करेगा, वही विदर्भ पे राज करेगा। सुनिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? देखिए, 2 घटनाएं मुझे महाराष्ट्र में दिख रही है। एक है संतोष देशमुख का मर्डर बीड़ में, और उसके पहले जो चुनाव हुआ उसमें लाडली बहना नाम से 7,500 रुपये हर महिला को दिए गए। 2,83,00,000 महिलाओं को 43 लाख महिलाओं को रजिस्टर किया इन्होंने। अब जब सरकार पैसा डायरेक्ट दे रही है महिला के अकाउंट में, अब मेरे को भी कल कोई सरकार मेरे को 5 लाख रुपए भेजेंगे, मैं भी बोलूँगा भैया अच्छी सरकार है, मेरे को और पैसा दे। मैं मतलब क्योंकि प्रैक्टिकल दुनिया में अपन जी रहे हैं, तो कोई सरकार हमारा स्वागत करती है तो हम भी बोलेंगे ठीक है भैया आने दो पैसा। तो जो धनंजय मुंडे की डिमांड हो रही है कि वो राजीनामा देवे वहाँ, और मैं ये बोल रहा था कि हमारे देश में महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम, ये जो आदर्श लोग थे जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम विचारों से उनके चलते हैं, तो ये जो नाम लिए मैंने, ये लोफर लोग हैं। क्या हम चाहेंगे कि हमारे लोफर नेता बने? जनता लोफर लोगों को चुन के दे रही है, ये उनका दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि लोफर लोग हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे, वो अन्याय ही करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना घर देखना है, उनका सरकार देखनी है और उनको पार्टी देखनी है। तो जनता के लिए सरकार बनी है ऐसा मैं नहीं मानता। तो फडणवीस साहब की सरकार जनता की सरकार है ऐसा मेरा मानना नहीं। भले चुन के आ गए, चुन के आने से सरकार हमारी बहुत फॉर्म में है, मुझे ऐसा लगता नहीं। तो आप जनता ने इस विषय पे बहुत सोचना चाहिए कि अच्छे आदमी को चुन के देवे। अच्छे आदमी को चुन के देने से समाज में जो लोगों को बहुत तकलीफ़ है वो उसमें थोड़ा फ़र्क आएगा। जैसे हमने आप पार्टी का जिक्र किया दिल्ली में, वैसे हम भी यहाँ अच्छा सरकार दे सकते हैं, कॉरपोरेशन में भी अच्छे लोग दे सकते हैं, और उसके कारण कॉरपोरेशन में जो आज लूटपाट चालू है, हर जगह भ्रष्टाचार है। यानी कोई भी छोटा सा भी फाइल उठा लेंगे ना हम कॉरपोरेशन की, तो कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। तो आपको, चैनल को, नावेद भाई को और उनके डैडी को धन्यवाद देते हुए हम यहाँ। आप तीनों ने अपना इतना कीमती समय दिया सर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।